हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस की। तो लेट्स कंटिन्यू एंड हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, आंसर समझेंगे। तो आइए चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 11, डैश ऑर्डर लीवर इज द लीवर ऑफ पावर। तो लीवर ऑफ पावर है हमारा सेकेंड ऑर्डर लीवर। ओके, सेकेंड ऑर्डर लीवर। 12 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें मैकेनिकल एडवांटेजेस रहते हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज है, पावर है, तो सेकेंड ऑर्डर लीवर इज द आंसर। नॉडिंग मोमेंट ऑफ द हेड इज एग्जांपल ऑफ इट इज फर्स्ट ऑर्डर लीवर बिकॉज एटलांटो एक्सियल जॉइंट इज द फल्क्रम। जो एक्सटेंसर मसल्स हैं वो यहाँ पर हैं। ओके, द एफर्ट एंड वेट कहीं आगे है, सो वेट, so it is like this only. Okay, here the atlantoaxial joint, so it is the first order lever. Okay, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। so first order lever and okay, so question number 13, elbow flexion and mid prone position is done by brachioradialis muscle. Lifting 10 kg dumbbell converts it from। ओके, तो हमको पता है कि जो, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, वो सेकंड ऑर्डर लीवर होता है, वो थर्ड ऑर्डर लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे? ओके चलो, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, तो जो ब्रेकियोरेडियलिस है उसका हमें पता है इंसर्शन स्टाइलॉइड प्रोसेस पे है, राइट। और जो वेट आता है ना, वो कहीं यहाँ पर आता है। ओके, एंड जो फल्क्रम है वो हमारा है एल्बो जॉइंट, weight is here, and the insertion of brachioradius muscle is on the radial sternioid process, radial styloid process पे है effort। सो ये होता है, ये तब की बात है जब अभी 10 kg डंबल हमने लिफ्ट नहीं किया है हैंड में। तो ये है, ठीक है। तो आपकी जो एफर्ट आर्म है वो बड़ी है, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज। तो सेकेंड ऑर्डर लीवर, एंड जब अब वेट आपका कहीं हाथ में आ गया है, ठीक है, यहाँ पे डंबल पकड़ लिया है हैंड से, ठीक है, और इधर आपकी रिस्ट है, ठीक है। तो जो इंसर्शन है वो इधर है कहीं स्टाइलॉइड प्रोसेस पे, वेट इधर आ गया है, वेट एफर्ट, और एल्बो जॉइंट पे आपका फल्क्रम है, ठीक है। तो अब आपका वेट वाली जो आर्म है, लोड आर्म, वो बढ़ चुकी है, वेट आर्म बढ़ गई, एंड जो आपकी एफर्ट आर्म है वो छोटी हो गई। तो सेकेंड क्लास ऑर्डर से वो बन गया थर्ड ऑर्डर लीवर। ओके, अब समझ आ गया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या क्या हो रहा है। ओके, लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the degree of freedom of the metacarpophalangeal joint of fingers is। okay, so it is second order lever, क्योंकि जो एमसीपी जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन के साथ साथ वो एबडक्शन और एडक्शन भी कर सकते हैं। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आप एक बार करके देखिए वो चीज़, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 है एंकल डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट। ओके, तो
एवरीवन नो दिस इज सजाइटल प्लेन। तो सजाइटल प्लेन के अलोंग ही डोर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन होता है, राइट? सो सजाइटल प्लेन एंड जो एक्सिस है दैट विल बी फ्रंटल, दिस, ओके। सो फ्रंटल एक्सिस है एंड सजाइटल प्लेन है, ओके ओके। So the answer is A. Okay, let's go to the next question. The characteristics of any starting position is stable, comfortable, stable होनी चाहिए, comfortable भी होनी चाहिए, और range of motion उसमें होना चाहिए, and all of the above. So stable भी होनी चाहिए और comfortable भी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जिसमें पूरा range of motion हो पाए. So the answer is D. Okay. So the answer is D. Next question. Active fixation can be achieved by. So active means कि patient वो जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं खुद से कर पा रहा है. So active fixation means कि कहीं ना कहीं जो पेशेंट है वो अगर वो चीज़ खुद से करेगा तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा. तो को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स की खुद की कॉन्ट्रैक्शन से या स्ट्रैप से या मैनुअल प्रेशर से या नन ऑफ अबव. सो को कॉन्ट्रैक्शन से जब वो पेशेंट जब वो पर्सन खुद से कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपनी मसल तो वो एक्टिव फिक्सेशन होगी. क्वेश्चन नंबर 18. इन नॉर्मल स्टैंडिंग लाइन ऑफ ग्रेविटी पासिस द नी जॉइंट. तो हमको पता है कि नी के एंटीरियरली फॉल करती है तो कहीं ना कहीं तभी वो एक्सटेंशन कॉज कराती है, ओके. तो इन फ्रंट ऑफ प्रोनेशन एंड सुपिनेशन टेक्स प्लेस ऑन. तो प्रोनेशन एंड सुपिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द ट्रांसवर्स प्लेन एंड वर्टिकल एक्सिस. सो एक एक्सिस हम पास कराते हैं थ्रू द अल्ना बिकॉज अल्ना जो बोन है उसके थ्रू एक वो पास होती है वर्टिकली. एंड हमें पता है कि जो रेडियस है सिर्फ वो ही जो होती है वो मूविंग बोन होती है इसमें प्रोनेशन एंड सुपिनेशन में. तो एक्सिस इज वर्टिकल, ओके, एंड ट्रांसवर्स प्लेन में वो मूव करता है, ओके. एनाटॉमिकल पोजीशन में हैंड रख के ऐसे करके देखना सुपिनेशन प्रोनेशन तो पता चल जाएगा, क्लियर आउट हो जाएगा ये. Question number 20. Mechanically, the assistance and resistance are most effective when it acts at perpendicular. Okay, perpendicular है इसका आंसर क्योंकि just for example ये ऑब्जेक्ट है, ओके. अगर आप हमें इधर को ही मूव करना है और अगर हम इधर 90 डिग्री इसके परपेंडिकुलर हो गया ना, इसके परपेंडिकुलर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो मैक्सिमली हम उसको डिस्प्लेस कर पाएंगे विद ग्रेटर फोर्स. एंड अगर हम और किसी डिग्री से करते हैं तो हम उतना इफेक्टिवली उसको नहीं कर पाएंगे मूव, ओके. एज वेल एज अगर हम उसको रेजिस्टेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेजिस्टेंस देना चाह रहे हैं तो भी अगर हम उसके 90 डिग्री उसको रेजिस्टेंस देंगे 90 डिग्री पे तो वो मैक्सिमम होगा. जैसे जस्ट लाइक हम जब पेशेंट का आर्म पे रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसके परपेंडिकुलरली उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, चाहे वो हैंड पे हो या फिर एल्बो पे रेजिस्टेंस दे रहे हो. नाइन परपेंडिकुलर होता है, सी परपेंडिकुलर, ओके. सो इसलिए हम हमेशा परपेंडिकुलर देते हैं क्योंकि उसमें
मोस्ट इफेक्टिव असिस्टेंस या रेजिस्टेंस लगता है। सो द 20 आंसर इज सी। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आगे की क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय।